मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उस टॉपिक को जिस पर एमए सेकंड सेमेस्टर के 1757 से 1857 के भारतीय इतिहास की 5वीं यूनिट टिकी हुई है। 1857 की क्रांति, उसकी प्रकृति, उसके स्वरूप, उसके परिणाम और इस क्रांति से बनने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। जब मैं अपने पिछले वीडियोस की कमेंट पढ़ रहा था तो उसमें कमेंट थी कि भाई आप किसी टॉपिक पर वीडियो क्यों बनाते हो, आप क्वेश्चन पर वीडियो बनाइए ना, जैसे कि पुनर्जागरण क्या है इसके कारण बताइए, इस तरह से। तो मैं आपको समझा दूं कि मैं इस तरह से उस चैप्टर को पढ़ाता हूं कि उससे बनने वाले एक नहीं सभी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम स्कूल में थे तो हमारे टीचर्स हमसे अक्सर आईएमपी हमें देते थे, लेकिन ज़रूरी नहीं थी कि पूरी आईएमपी फंस जाए। और कई बार तो कुछ टीचर ऐसे होते थे जो आईएमपी के नाम पे बुक का एक क्वेश्चन नहीं छोड़ते थे, पूरे क्वेश्चन आईएमपी के नाम पे दे देते थे और बोलते थे पढ़ो, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं आपको पूरा चैप्टर रिवाइज कराऊंगा। हो सकता है मैं जो क्वेश्चन आपको बताऊं वो ना आए, लेकिन उसी चैप्टर से कोई नया क्वेश्चन बनकर आ जाए। अगर आपको पूरा चैप्टर पता रहेगा तो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। आपके 1.5 मिनट बर्बाद करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। इस बार मैंने आंसर समझाने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पर मैं आपको थ्योरी या फिर किसी भी प्रकार के नोट्स अवेलेबल नहीं करवाने वाला। अगर आप नोट्स की लालसा में हैं तो आप वीडियो से जा सकते हैं, लेकिन आप कुछ नया सीखना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आंसर कैसे लिखें, आप खुद के अंदर से ही आंसर कैसे निकालें, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सामान्य सी बात है, किसी आंसर को लिखने के लिए फैक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। 1857 की क्रांति की बात हो तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति क्या थी। दोस्तों, 1857 की क्रांति लॉर्ड डलहौजी और उन गवर्नर जनरलों या फिर ब्रिटिश नीतियों का परिणाम था जिसने भारतीयों का शोषण बहुत बुरी तरह से किया था। पहले मैं आपको सिलेबस दिखाकर ये बता दूं कि इस प्रश्न की या फिर इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस क्या होने वाली है। 2 मिनट रुकिएगा, 2 सेकंड, सॉरी। ये रहा सिलेबस, यहाँ पर देखिएगा 5th यूनिट। ये आपको सिलेबस मैं बता दूं, ये नेक के द्वारा कोऑर्डिनेटेड है और मैं पीजी कॉलेज का स्टूडेंट हूं। अगर आपका भी यही सिलेबस है तो 5th यूनिट देखिएगा। 1857 का विद्रोह, कारण, कार्यक्रम, विभिन्न स्तरों पर नेतृत्व, जनता की भागीदारी, ब्रिटिश प्रक्रिया एवं दमनकारी नीतियां, परिणाम एवं असफलता, स्वरूप यानी प्रकृति। इस तरह हम पूरी 5वीं यूनिट को पढ़ने वाले हैं सिर्फ इस वीडियो में। तो यहाँ पर ये देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रकृति यहाँ पर बताई गई है। प्रकृति और कारण में अंतर है। प्रकृति मतलब कि जैसे कि कहा गया कि सैनिक विद्रोह का तर्क, कुछ इतिहासकार जो ब्रिटिश इतिहासकार भी मानते हैं कि मात्र यह एक सैनिक विद्रोह था, जबकि भारतीय इतिहासकार या फिर राष्ट्रवादी इतिहासकार इस बात का विरोध करते हुए कहते हैं कि अगर ये सिर्फ सैनिक विद्रोह ही था तो फिर इसमें नाना साहब ने क्यों भाग लिया, इसमें रानी लक्ष्मीबाई ने क्यों भाग लिया, इसमें बहादुर शाह द्वितीय जफर और आदिवासी किसान क्यों टूट पड़े। यह एक सैनिक विद्रोह नहीं बल्कि पूरी योजनाबद्ध तरीके से भारतीयों का स्वतंत्रता के लिए विद्रोह था। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आप देखिएगा, मुगल मुसलमानों की षड्यंत्र का तर्क। कुछ इतिहासकार कहते हैं जो कि 1857 की क्रांति को नकारना चाहते हैं, वे कहते हैं कि यह मुसलमानों के खिलाफ किया गया षड्यंत्र था, जबकि ऐसा नहीं था, क्योंकि इसमें मुसलमान खुद राष्ट्र की आज़ादी के लिए खड़े हुए थे। हिंदू मुस्लिम एकता और संप्रदाय की तरीके हम समझ सकते हैं कि किस तरह से दोनों पक्षों ने मिलकर देश के लिए लड़ा था। तीसरा आता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। यहाँ पर कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। चौथा आता है क्रांति का योजनाबद्ध न होना। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह एक अचानक घटित हुई घटना थी, न कि किसी प्रकार से कोई प्लानिंग की, जबकि हम देखते हैं कि रोटी और कमल के फूल के जरिए इस क्रांति का प्रतीक बनाया गया था। बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई थी, तात्या टोपे हो या फिर रानी लक्ष्मीबाई हो, कई ज़्यादा
यानी कि आपसी सहयोग के चलते यह पूरी प्लानिंग के साथ क्रांति की शुरुआत हुई थी। हालांकि संचार या फिर अलग अलग माध्यमों की कमी के कारण यह क्रांति असफल हुई। पांचवा पॉइंट आता है ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष का तर्क। यहाँ पर रोज नामक इतिहासकार कहते हैं यह विद्रोह ईसाइयों के विरुद्ध किया गया विद्रोह था। दोस्तों, जो ब्रिटिश इतिहासकार वे कहते हैं कि यह ईसाइयत के विरोध में था, क्योंकि जो मिशनरी थे वे जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, जबकि ऐसा नहीं था, ये केवल ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ था। और छठवा था पुराने प्रतिक्रियावादी अंधविश्वासी तत्वों का षड्यंत्र नहीं था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो पूर्व में विद्रोह हुए थे, यह उनका मतलब जो पुराने विद्रोह हुए थे वे फिर से उठ खड़े हुए थे। यानी कि एक बार किसी ने झगड़ा किया, दो बार वो फिर से झगड़ा करने आ गया, ये वही वाली बात है। और कुछ कहते हैं कि यह पाश्चात्य संस्कृति के खिलाफ विद्रोह था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। यह दमनकारी और शोषणकारी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ था। अब ये कहेंगे कि भाई आपने जो बातें कही कि हम इसे क्वेश्चन पेपर में आंसर शीट में लिख कर आएंगे, तो जी बिल्कुल नहीं। मैं केवल समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं खुद बेहतर नहीं हूँ। मैं भी एमए सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, इसलिए ज़्यादा ज्ञान बाँचने से अच्छा है कि मैं आपको बुक में भी थोड़ा दिखाता चलूँ, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि किस तरह से प्रकृति है। बस मैं निकालता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रकृति। आप चाहें तो वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको केवल पढ़ना है और कुछ फैक्ट बस आपको याद रखने हैं, जैसे कि कौन सा क्रांतिकारी किस स्थान से था, और कुछ डेट जैसे कि मंगल पांडे ने कब शुरुआत की, कब रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध लड़ा, कब वे उनकी शहादत हुई। और 1-2 कोटेशन आपको याद रखनी है, जैसे कि यहाँ पर अल स्टैनले ने ब्रिटिश संसद में वक्तव्य देते हुए कहा था कि 1857 की घटना एकमात्र सैनिक विप्लव ही थी। ये कोई बड़ी कोटेशन नहीं है, ये छोटी सी कोटेशन है कि सैनिक विद्रोह मात्र था 1857 का क्रांति। तो इस तरह की कोटेशंस आप देख सकते हैं। सर जॉन लॉरेंस काफ़ी प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, इनकी कोटेशन आप देख सकते हैं। यहाँ एकमात्र सैनिक विप्लव था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। ये भी बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है। इस प्रकार से 1-2 कथनों को याद करके आप अपने क्वेश्चन को आंसर को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद में आप इस तरह से देख सकते हैं फैक्ट को। यहाँ पर सर जेम्स कहते हैं कि विद्रोही मुसलमानों द्वारा अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध किया गया संघर्ष था। इसके बाद अलग अलग पॉइंट्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये 6वां पॉइंट था। यहाँ पर हमने समझने का प्रयास किया 1857 की प्रकृति। साथ ही आपको कुछ प्रमुख क्रांतिकारी नेताओं के बारे में जानना चाहिए, जैसे कि महारानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई, झलकारी बाई, नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। इनकी डेट ऑफ बर्थ और जब इनकी शहादत हुई उस तिथि को, किसके खिलाफ इन्होंने युद्ध लड़ा, इस तरह की चीज़ें आप या तो गूगल करके लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, या फिर मैं आपको बुक में ही बता देता हूँ। आपको करना ये है कि जैसे महारानी लक्ष्मीबाई हुई, अवंतीबाई हुई, झलकारी बाई या फिर तात्या टोपे या कुंवर सिंह, इन्हें अच्छे से आपको याद कर लेना है, क्योंकि 2 नंबर में इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इस साल के जो क्वेश्चन पेपर हमारा रहा, इसमें कुंवर सिंह के बारे में पूछा गया था। इसीलिए आप कुछ क्रांतिकारियों के बारे में अपनी जानकारियों को पुख्ता कर सकते हैं कि वे किस स्थान से थे, उनका जन्म कब हुआ था और वे वीर गति को कब प्राप्त हुए थे, उन्होंने युद्ध कब लड़ा और किस क्षेत्र से उन्होंने क्रांति में भाग लिया। ज़्यादा कुछ आपको याद करना नहीं है, क्योंकि इतिहास के विद्यार्थी हैं, थोड़ा लिखना तो आना चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण। यहाँ पर अगर आपको कुछ कारण याद नहीं होते हैं तो आपको सिर्फ 5 कारण लिखने हैं: राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, धार्मिक कारण। और इनमें आपको अपने हिसाब से विवरण लिख देना है, ऐसा कि वो रिलेटेबल हो, ज़्यादा फेंका फाकी ना हो, और इतना भी नहीं कि आप पूरी बुक को ही रटने भिड़ गए, क्योंकि अगर आप याद करने के पीछे भिड़ेंगे तो कुछ होने वाला नहीं दोस्तों। समझने पर फोकस कीजिए।
अब आइए देखते हैं यहाँ पर, अगर आपको ये पॉइंट्स भी याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उन 5 पॉइंट्स को लिखकर और लास्ट में अन्य अन्य कारण या फिर निष्कर्ष डालकर आप अपने आंसर में वैसे ही 5 नंबर ला सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पहला राजनीतिक कारण। यहाँ पर पहला कारण आता है सैनिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी में अंग्रेजों के प्रति घृणा। चर्बी वाले कारतूस हो या फिर जबरन उन्हें समंदर में ले जाना हो, क्योंकि जो हिंदू ब्राह्मण सैनिक थे वे समुद्र को देवता मानते थे और उस पर पैर रखना पाप मानते थे, जबकि अंग्रेज जबरदस्ती उन्हें लाद कर दूसरे देशों में युद्ध लड़ने के लिए बर्मा में भेज देते थे, कभी कहीं भेज देते थे, जिससे उनका धर्म भ्रष्ट हो गया और वे धार्मिक रूप से भी इनसे ज़्यादा घृणा करने लगे। मुगल सम्राट के प्रति घृणा। जो अंग्रेज थे वे मुगल सम्राट का बहुत ज़्यादा अपमान करने लगे थे, जबकि जो दिल्ली की जनता थी या फिर आसपास की जनता जिनके शासक अब भी मुगल सम्राट को अपना सम्राट मानते थे, वे उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे और वे उनका इतना अपमान नहीं देख सकते थे, इसलिए यह विद्रोह हुआ। तीसरा आता है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। हड़प नीति के बारे में तो आपको पता ही होगा। 1848 में पहली बार सतारा को इन्होंने हड़पा और फिर 1856 में झांसी को हड़पा और अलग अलग राज्यों को हड़पा, जिसके कारण बहुत सारे राजा रानी इनसे असंतुष्ट हो गए, जिनमें प्रमुख रूप से थी हमारी मणिकर्णिका यानी कि महारानी लक्ष्मीबाई। दोस्तों, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, केवल आपको थोड़े से फैक्ट की ज़रूरत होती है, बाकी लिखना कुछ नहीं होता है। फैक्ट के साथ आपको शब्दों को जमाने आने चाहिए। दूसरा आता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में भारतीय उद्योगों का नाश। ये ज़बरदस्ती नील उगवा रहे थे, रेशम इनसे सस्ते दामों में खरीद लेते थे, जिसके कारण भारतीय उद्योग बंद हो गए थे। भारतीय व्यापारियों पर एक्साइज ड्यूटी बहुत ज़्यादा थी, जबकि ब्रिटिश व्यापारियों पर बहुत कम, जिसके कारण भारतीय उद्योग बर्बाद हो गए। किसानों की दयनीय स्थिति, बार बार अकाल पड़ना और फिर महलवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त और अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं से 80% तक, कहीं 60% कर इनसे लिया जाता था, जिसके कारण इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। तीसरा, मध्यम वर्ग की दुर्दशा। मध्यम वर्ग जो कि लघु और कुटीर उद्योगों पर निर्भर था, उनकी समाप्ति के साथ ही मध्यम वर्ग की दुर्दशा बहुत ज़्यादा हो गई और इस समय बहुत सारे अकाल हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसके बाद तीसरा कारण आता है सामाजिक धार्मिक कारण। ठीक है, सामाजिक कारण में पहला आता है सरकार की शिक्षा नीति। सरकार की शिक्षा नीति जो कि पाश्चात्य शिक्षा पर आधारित थी और इसने भारतीय प्राच्य शिक्षा का अंत कर दिया, जिसके कारण जो भारतीय प्राच्यवादी वर्ग था, यानी कि जो सांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देने वाला वर्ग था, वो अंग्रेजों से चिढ़ गया। और दूसरा आता है ईसाई मिशनरियों का हस्तक्षेप। ईसाई मिशनरी जबरदस्ती शिक्षा में अपने आप को घुसाड़ रहे थे और जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, जिसके कारण इनका विरोध हुआ और 1857 की क्रांति ने जन्म लिया। चौथा कारण आता है सैनिक कारण। सैनिक कारण जैसे कि हम सब जानते हैं, तात्कालिक कारण भी आ रहा अत्याचार पूर्ण नीति, जैसे कि जो सैनिक थी वो कितने भी काबिल क्यों ना हो जाए, लेकिन उन्हें उच्च पद पर नहीं बैठाया जाता था, उन्हें ब्रिटिश सैनिकों के बराबर वेतन नहीं दिया जाता था, साथ ही उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था। उनके साथ जबरदस्ती चर्बी वाले कारतूस उनके मुंह से छिलवाए जाते थे, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के सैनिक विद्रोह के लिए उतारू हो गए। दूसरा आता है जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इस एक्ट के बारे में हमें जानना चाहिए। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट क्या था, इसके बारे में हम जानते हैं। ये रहा एक्ट। 1856 में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट नाम का एक कानून पास किया गया, जिसका आशय था कि उस व्यक्ति को सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा जो प्रत्येक स्थान में सेवा करने के लिए तैयार नहीं होगा। इससे उच्च जातियों के सैनिकों में रोष फैला, क्योंकि वे समुद्र पार जाना अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे। एक अन्य आदेश के अनुसार सिपाहियों को भी अपने पत्रों के लिए टिकटों के रूप में मशगूल देने को बाध्य किया गया। एक तीसरे नियम के अनुसार घोषणा की गई कि जो सैनिक पंगु होने के कारण सेवा के योग्य नहीं रहेगा, उसे पेंशन देकर सेवा से निवृत्त नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे छावनी के कार्यों में लगा दिया जाएगा। इन नियमों ने हिंदुस्तानी सैनिकों के रोष को प्रज्वलित किया, क्योंकि
जो अत्याचार भारतीय सैनिकों के साथ हो रहे थे उनका 1% भी ब्रिटिश सैनिकों के साथ नहीं था। वे मज़े में थे और हम सजे में थे, इसलिए ये विद्रोह हुआ। इसके बाद में हम देखते हैं तात्कालिक कारण, जो कि बच्चा बच्चा जानता है, चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस यानी कि सूअर की चर्बी से बने कारतूसों को छीलना होता था दांतों से, और यह हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों में बाध्यकारी था, जिसके कारण यह विद्रोह हुआ। चर्बी वाले कारतूस से संबंधित और फैक्ट आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और ये थे 1857 के प्रमुख कारण। अब आप प्रमुख घटनाएं 1857 की देख सकते हैं। बैरकपुर की घटना यहाँ पर है, चाहे तो आप इस वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट लेकर इसे पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए मेरठ और दिल्ली की घटना के बारे में। फिर इसके बाद में देखिए क्रांति का विस्तार, और फिर यहाँ पर से दमन शुरू हो गया। तो यहाँ पर हमने क्रांति की प्रमुख घटनाएं देख ली। अब हम देखते हैं कि यह क्रांति असफल क्यों हुई। पहला, क्रांति का समय से पहले आरंभ हो जाना। सैनिक विद्रोह के कारण क्रांति की जो निश्चित तिथि 10 मई निर्धारित की गई थी, या उससे कुछ दिन पहले ही 8 मई को शुरू हो गई, जिसके कारण जो और भी नेता थे या फिर जहाँ से विद्रोह एक साथ उठना था वो उठ नहीं पाया, और पहले ही अंग्रेजों को खबर पड़ गई और इसका दमन हो गया। दूसरा आता है राष्ट्रीय भावना का अभाव। सभी अपने अपने सीमित उद्देश्यों के लिए लड़ रहे थे, जिसके कारण एक राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, जो 20वीं शताब्दी में आई, जो हमें 1920 के बाद देखने को मिली कि सभी अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए उतारू हो गए थे। वैसी भावना हमें 1857 की क्रांति में देखने को नहीं मिलती है। तीसरा कारण आता है नेतृत्व का अभाव। यहाँ पर कोई एक शीर्ष नेता नहीं था। हालांकि बहादुर शाह द्वितीय जफर को सर्वसम्मत मुगल बादशाह घोषित किया गया था, हालांकि उनकी उम्र 90 वर्ष हो चुकी थी, इसीलिए वे इस क्रांति में नेतृत्व होने के बाद भी वे कुछ न कर सके और उन्हें बर्मा भेज दिया गया। चौथा आता है सैनिक दुर्बलता। यहाँ पर भारतीय सैनिक जिन्होंने क्रांति की, वे उनके पास उन्नत हथियार नहीं थे, जबकि जो ब्रिटिश सेना थी उनके पास सब कुछ टेक्नोलॉजी फुल था। यानी टेक्नोलॉजी से मतलब कि जो भारतीय सैनिक जो बर्छे, भाले और तलवार के दम पर लड़ रहे थे, वही अंग्रेज या ब्रिटिश सैनिक बंदूक और तोपों के दम पर युद्ध लड़ रहे थे। वही पांचवा बिंदु आता है आर्थिक कठिनाइयाँ। आर्थिक रूप से भी इनके पास साधनों की कमी थी, क्योंकि ये सामान्य वर्ग का विद्रोह ज़्यादा था। छठवां बिंदु आता है संचार का अभाव, क्योंकि इस समय तक डाक, तार, रेलवे जैसे माध्यमों का विकास हो चुका था, जिसके कारण पल भर में क्रांतियों को दबाया जा सकता था, क्योंकि आसानी से सूचनाएं मिल जाती थी। एक क्रांतिकारी ने मरते वक्त यह कहा था कि इस तार ने हमारे गले के फंदे का काम किया और इस क्रांति को घोड़ दिया। इसी तरह से कई सारे फैक्ट, आपको केवल छोटे छोटे फैक्ट याद करने हैं और इस तरह से आप वर्णन कर सकते हैं। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम एवं महत्व को देखते हैं। पहला, कंपनी के शासन का अंत, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत हो गया और 1858 के महारानी घोषणा पत्र के साथ ही ब्रिटिश सरकार ने भारत की बागडोर अपने हाथ में ले ली। दूसरा आता है ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन। ब्रिटिश कालीन सरकार, जो कि अब तक हस्तक्षेप की नीति को अपना रही थी, जब चाहे किसी भी राजा को अपने अधीन कर लेती थी, अब उन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। अब वे शासकों को केवल दंड देते थे, ना कि उन पर अधिकार करते थे। तीसरा, सैन्य परिवर्तन हो गया। भारतीय सैनिकों को बिल्कुल कम कर दिया गया या फिर उनका महत्व ना के बराबर कर दिया गया, क्योंकि वे समझ चुके थे विद्रोह से। चौथा आता है राष्ट्रीय भावना का विकास। भले ही क्रांति असफल रही, लेकिन लोगों को तो याद रहा कि हमने कभी ज्वाला की झंडी उठाई थी, जिसे हम दोबारा उठा सकते हैं। पांचवा आता है 1861 का अधिनियम। इस क्रांति का परिणाम था 1861 का अधिनियम। अब हम ये भी देख लेते हैं कि 1861 का अधिनियम क्या था।
1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप 1861 का अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीयों के असंतोष को दूर करने का प्रयास किया। भारतीयों को पहली बार प्रशासन तथा कानून निर्माण में भागीदार बनाया गया। अब प्रशासन तथा कानून निर्माण में भारतीय अपनी राय व्यक्त कर सकते थे, यानी कि अब तक जहां भारतीयों को तटस्थ रखा जाता था, कोई महत्व नहीं दिया जाता था, वहीं अब भारतीयों को भी ब्रिटिश शामिल करने लगे थे, क्योंकि वे जान चुके थे कि जो उच्च वर्ग है इन्हें मिला के रखना होगा, वरना हम कभी भी डेरा वंगर बांध के जा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि 1857 क्रांति का जो इस प्रकार का वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की, यहाँ पर मैं केवल आपको इतना ही समझाना चाहता था कि आपको केवल उतना ही याद करना चाहिए जितना ज़रूरी होता है। आप अगर हर चीज़ याद करने लगेंगे तो फिर आप अपनी बुद्धि का क्या करेंगे, क्योंकि थोड़े विचार हमारे दिमाग में भी आने चाहिए जो हम लिख सकें। यहाँ पर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जैसे 2 नंबर में किसी भी क्रांतिकारी के बारे में आपको लिखने के लिए पूछ सकता है, जैसे कि हमारे में अभी पूछा कुंवर सिंह के बारे में, तो आपसे रानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई या झलकारी बाई के बारे में पूछ सकता है। किन्हीं 3-4 के बारे में थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़कर जाएं। साथ ही 1857 की प्रकृति पूछता है 5 नंबर में, या फिर इसके अथवा में पूछ लेता है 1857 की क्रांति के कारण एवं परिणाम बताइए। दोनों एक साथ पूछ लेता है। इसीलिए मैंने 1857 की क्रांति को पूरी तरह से आपके सामने खुलकर समझाने का प्रयास किया। हालांकि मैं जानता हूं कि मैं उतना बेहतर नहीं हूं, लेकिन कोशिश करने वाले की कभी हार होती नहीं है। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। सुकरात कहते हैं, मैं दुनिया का सबसे विद्वान जीवित इंसान हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि जानने को संसार में बहुत कुछ है। अगर आपको लग गया कि आप सब कुछ जान गए तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। इसीलिए अपने अंदर की जानने की रोचकता को बनाए रखिए और हमेशा अपने आप से कहिए कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान हूँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।